बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट डिफरेंस देखा था न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, क्योंकि जो एसन रिएक्शन हैं उनमें यही दो, जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है, इनका बेसिक रोल है। अगर हम इनको जो डिटेल में अगर नहीं देखते तो हमें कभी भी जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ नहीं आ सकते। ठीक है, तो आज जो है वो हम बात करेंगे इसके जनरल रिएक्शंस के बारे में और इसके मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द रिएक्शन। द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द रिएक्शन मे बी गिवन एज द फॉलोइंग। ठीक है, तो जनरल फॉर्म जो रिएक्शन है वो इस तरह से है। ये देखें, ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। ये हमारे पास जो है वो अल्काइल ग्रुप है और ये जो है ये लिविंग ग्रुप है। तो अब हम कॉमनली जो है वो इस इन दोनों के कम्बिनेशन को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा तो यहाँ से लिविंग ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके साथ आर के साथ क्या हो जाएगा, आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द सबस्ट्रेट। ठीक है, ये हम इसको सबस्ट्रेट कह रहे हैं। इसने इसके ऊपर अटैक किया, फॉर्मिंग अ न्यू बॉन्ड व्हाइल द लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स विद एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो लिविंग ग्रुप होता है वो अपना यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लेके यहाँ से निकल जाता है। तो ये कॉमन एग्जांपल है जी हमारे पास। ये हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड है। ठीक है, OH नेगेटिव जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा। अल्काइल ब्रोमाइड में ये जो कार्बन होती है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम बात करते हैं मिथाइल ब्रोमाइड की। ठीक है, तो मिथाइल ब्रोमाइड में कार्बन जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होती है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है यहाँ पर, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो आकर कार्बन पे अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रोमीन पे शिफ्ट हो जाता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन पे लेकर यहाँ से क्या हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। तो ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन था। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। फिर आगे हम जो है वो इसको जो है वो डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एसन रिएक्शंस। इन 1935 एडवर्ड था, ठीक है, और क्रिस्टोफर था इन गोल्ड जो था, उसने स्टडी किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इसका मतलब ये है कि उसने एक जर्नल क्लास जो थी यहाँ पर क्या की थी, डिस्कस की थी। उसने कहा था कि सॉरी, ये जो अल्काइल हैलाइड हैं, ठीक है, ये वाले जो अल्काइल हैलाइड हैं, इनके ऊपर उसने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस किया था। एंड उसके रिलेटेड जितने भी कंपाउंड थे, अल्काइल फ्लोराइड है, अल्काइल क्लोराइड है, अल्काइल ब्रोमाइड है और अल्काइल आयोडाइड है, दे प्रपोज दैट देयर वर टू मेन मैकेनिज्म एट वर्क। उसने कहा कि यहाँ पर जो है वो दो मेन मैकेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। बोथ ऑफ देम कंपीटिंग विद ईच अदर, उनका हम जो है वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं। द टू मेन मैकेनिज्म आर SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो मैकेनिज्म्स के अंदर जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों में सबसे पहले जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो 2 है, यानी कि SN2। अब SN2 से क्या मुराद है, S जो है वो क्या कहता है कि केमिकल सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। N जो है वो रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियोफाइल को, और जो यहाँ पर 2 है ये रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलैरिटी को। ये एक काइनेटिक पैरामीटर है, काइनेटिक ऑर्डर है। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। S stands for chemical substitution, N stand for nucleophilic, and number represents the kinetic order of the reaction। कि ये हमें बताता है कि कितने मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन की। Experimental evidence for the mechanism for the SN2 reaction. We can learn to great deal about the reaction mechanism by studying its kinetics, the factors that affect the rate of reaction. For example, वो कहते हैं कि हम इसको जो है वो डिटेल में देखेंगे, इसके काइनेटिक्स को देखेंगे और जो फैक्टर्स जो हैं वो SN2 रिएक्शन को जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं, आज हम जो है वो उनको भी डिटेल में देखेंगे। फॉर एग्जांपल, द रेट ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रिएक्शन है पहली बात तो ये समझ लें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बाई मॉलिक्यूलर होता है वो सिंगल स्टेप होता है। तो सिंगल स्टेप ही जो है वो स्लो स्टेप होता है, वही फास्टर जो भी स्टेप होता है, ठीक है। तो इसमें जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी कहलाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो रिएक्शन है ये दोनों पे डिपेंड करेगा। अगर हम जो बेसिक मीडिया यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसकी कंसंट्रेशन कम कर देते हैं, तब भी हमारा रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। अगर जो है वो हम अपना सबस्ट्रेट जिसके ऊपर ये अटैक करता है इसको कम कर देते हैं, तब भी जो हमारा रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 है, ठीक है। और ये जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, यानी दोनों सबस्ट्रेट पे, मिथाइल ब्रोमाइड पे भी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इन दोनों में से अगर किसी एक को कम कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। Mechanism for the SN2 reaction of an alkyl halide. The nucleophile attacks the back side of the carbon, the electrophile that bears the leaving group and displaces it. ये देखें, ये हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड था, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन के ऊपर, ठीक है। जब कार्बन पे अटैक करता है कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाती है और यहाँ से लिविंग ग्रुप जो है वो अपना बॉन्ड लेकर यहाँ से लीव कर जाता है। Why the must nucleophile attack from the back side? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमेशा बैक साइड से अटैक क्यों करता है। द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज दैट लिविंग ग्रुप ब्लॉक्स द अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू द फ्रंट साइड ऑफ द मॉलिक्यूल। अब अगर हम कॉमनली जो सिंपल सबसे इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जब अगर यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जो है फ्रंट साइड से आता है तो ये देखिए इसके पास 3 लॉन ऑफ पेयर्स हैं, ठीक है, लॉन पेयर्स हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और ये भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और फ्रंट साइड से अटैक नहीं होने दिया जाता। इसी वजह से जो है ये क्या करता है, बैक साइड से क्या करता है, अटैक करता है। बैक साइड अटैक, backside attacks results in a bonding interaction between the homo non-bonding orbital. होमो कहते हैं, होमो स्टैंड्स फॉर होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, एंड इसका मतलब ये है कि इसमें हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हैं, वो आकर इंटरैक्ट करते हैं विद द ल्यूमो जो खाली होते हैं लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ। तो जब ये दोनों, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास जो है वो नहीं है ऑर्बिटल्स, तो ये दोनों जब ऑर्बिटल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो इनके साथ क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। फ्रंट साइड अटैक रिजल्ट इन बोथ अ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन दैट कैंसिल ईच अदर, ठीक है। तो ये है बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक में क्या होता है कि ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल जो है इसके ल्यूमो ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है और आसानी से जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। ये देखें, ये बॉन्ड बन गया हमारे पास, ठीक है। तो हमें हमें भी पता है कि बॉन्डिंग भी बनते हैं और एंटी बॉन्डिंग जो होते हैं वो खाली होते हैं, यानी कि सिग्मा और सिग्मा स्टार। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपने ये डिटेल में डिस्कस किया था। तो आसानी से जो है वो क्या हो जाता है, बॉन्ड यहाँ पर बन चुका होता है, ठीक है। मसलन क्या है कि ये देखें, ये ब्रोमीन है, बैक साइड से अटैक हुआ है, न्यूक्लियोफाइल आया है, न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया है, इसके ऊपर अटैक किया है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ से ये जो ब्रोमीन है
ये यहाँ से क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग फिर किसका होगा, ब्रोमीन को होगा। लेकिन फ्रंट साइड में क्या होता है कि ये हमारे पास इस तरह से जो है वो प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल आता है। अब यहाँ पर फ्रंट साइड भी है और बैक साइड भी है। तो फ्रंट साइड में क्या होता है कि एन आउट ऑफ फेज एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ऑलरेडी ब्रोमीन के होने की वजह से ये एक ही फेज में नहीं होते। जब एक ही फेज में नहीं होते दोनों, तो फिर यहाँ पर बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कौन फिर जो है वो इन फेज में है, ये वाला जो ब्रोमीन है ये इन फेज में है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इसके साथ इंटरेक्शन तो होती है। ठीक है, जो रिजल्टेंट क्या होती है, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग जो है वो हो जाती है। यहाँ पर बॉन्ड नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता, कि ये दोनों जो है वो एक ही फेज के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बॉन्ड बनवाना चाहते हैं तो इन दोनों का एक ही फेज में जो है वो आना जो है वो जरूरी है। Description: In a backside attack, a bonding interaction, the interacting loops are both green, occurs between the nucleophile and the larger loop of the substrate antibonding molecular orbital। ये देखें, ये हमारे पास है जी, ये एंटी बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग है। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और रिजल्टेंट में क्या आ जाता है, बॉन्ड। दोनों जो है वो ग्रीन है, दोनों जो है वो इन फेज आने का मतलब ही यही है कि ये दोनों क्या है, ग्रीन है। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रही है, बॉन्डिंग होती है। बट when the nucleophile approaches the front side of the carbon, both a bonding and anti-bonding interaction occur, so these two cancel each other and no bond forms। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती है। ये देखें, जैसे ही हम जो है वो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड पे पहुंचता है तो इस कार्बन के साथ जो है वो इसकी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, लेकिन ब्रोमीन के साथ जो क्या है, ब्रोमीन के साथ बॉन्डिंग इंटरेक्शन है और इसके साथ क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। क्योंकि ये दोनों जो है वो एक ही फेज में नहीं है। ठीक है, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं और रिजल्ट में हमारे पास बॉन्ड नहीं बनता। Therefore, an SN2 reaction is successful only if the nucleophile approaches sp3 carbon from its backside। उसी वक्त पॉसिबल होता है जब न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या होता है, बैक साइड से आके क्या करता है, अटैक करता है। How the mechanism accounts for the experimental evidence? The mechanism shows that the alkyl halide and the nucleophile are both in the transition state of the one step reaction। इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिशन स्टेट में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। Therefore, increasing the concentration of either of them makes their collision more probable, so the rate of the reaction depend on the concentration of both exactly as observed। कहते हैं कि यहाँ पर जैसे ही ये अटैक करता है तो वैसे ही उसी स्टेज में क्या होता है कि ब्रोमीन जो है वो अपना बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये है कि जितनी कंसंट्रेशन दोनों के बढ़ाते जाएंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये देखें, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और ये क्या हो रही है, बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है। द ट्रांजिशन स्टेट कंटेन्स बोथ द अल्काइल हैलाइड एंड द न्यूक्लियोफाइल। ट्रांजिशन स्टेट में दोनों एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होते हैं जो टेम्परेरी स्टेट होते हैं, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट। ठीक है, तो हम कहते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है, ठीक है, तो एक बॉन्ड उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही होती है और बॉन्ड ब्रेकेज भी हो रही है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है और ये क्या कर रहा है, बॉन्ड ब्रेकेज कर रहा है सिमल्टेनियसली। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट में चूंकि दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दोनों पे, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज सबस्टेट पे जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। Bulky substituents attached to the carbon that undergoes the backside attack decreases the nucleophile access to the backside of the carbon and therefore decreases the rate of reaction। अब यहाँ पर जो है वो एक सेकंड फैक्टर जो है वो डिस्कस किया गया है कि अगर हमारे पास कोई भी जो बल्की ग्रुप है उसके आने से जो है वो क्या होता है कि बैक साइड अटैक जो है वो क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। जैसा कि ये हमारे पास पहले मिथाइल ग्रुप है तो इसमें डायरेक्ट जो है वो कार्बन पे अटैक होता है। अगर हमारे पास जो है इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो इस पे डायरेक्ट कार्बन पे अटैक होगा, ये ज्यादा बल्कीनेस नहीं है। अगर हम इथाइल लेते हैं तो आप देख रहे हो कि इस कार्बन पे अटैक होना है लेकिन इसकी बैक साइड पे जो है वो ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो इसकी बल्कीनेस जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। बल्कीनेस का मतलब होता है ना क्राउडेडनेस, यानी कि उसके इर्द गिर्द एटम्स का जो है क्राउड जो है वो ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग द स्टेरिक हिंड्रेंस, इसे कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, कि रिएक्टिविटी का कम हो जाना ड्यू टू क्राउडेडनेस इज नोन एज स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है,
किसी भी रिएक्शन को क्लाउडीनेस की वजह से जो है अगर वो कम होता है तो उसे क्या कहते हैं, ये स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज़ करता है। तो ये देखिए ये स्टेरिक हिंड्रेंस जो है। अब अगर हम बात करते हैं इस तरफ, तो यहाँ पर जो है इस कार्बन पे अटैक होना है, उस कार्बन पे अटैक होना है जो ब्रोमीन के साथ अटैच है, हैलोजन के साथ। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। देखिए ना, ब्रोमीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्डेड को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है? और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पर आना इस बात का साइन है कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो इस कार्बन पे अटैक होगा। अब इसके साथ जो है वो 2 कार्बन, 2 मिथाइल ग्रुप जो है वो मज़ीद अटैच हो गए। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्राउडेडनेस जो है वो क्या है, और बढ़ गई है। जब क्राउडेडनेस बढ़ जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता जाता है, स्लो होता जाता है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखें, ये देखें इस कार्बन पे अटैक होना था, तो इस बैक साइड से जो है वो क्राउडेडनेस बढ़ गई है। न्यूक्लियोफाइल के पास कोई चांस नहीं रहता कि वो बैक साइड से क्या कर सके, अटैक कर सके। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये तकरीबन नियरली इम्पॉसिबल होता है, ठीक है? तो हम कहते हैं कि अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो उसमें रिएक्शन जो है वो फास्टर होता है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में पॉसिबिलिटी है कि ये अटैक हो सके, लेकिन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में ये रिएक्शन नहीं होता। कौन सा? SN2 रिएक्शन। जब बैक साइड अटैक नहीं होता, और बैक साइड अटैक जो होता है वो किसमें होता है, SN2 रिएक्शन में होता है। तो जब बैक साइड अटैक नहीं होगा तो फिर जो है वो SN2 रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं होता। तो इस तरफ फ्रॉम लेफ्ट टू साइड जो है वो क्राउडेडनेस बढ़ रही है। क्राउडेडनेस बढ़ने से क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है। स्टेरिक हिंड्रेंस के बढ़ने से क्या होता है, डिक्रीजिंग द रेट ऑफ एन SN2 रिएक्शन। तो इस तरफ जो है वो SN2 रिएक्शन का रेट जो है वो क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। Steric effects are caused by the fact that groups occupy a certain volume of space. A steric effect that decreases the reactivity is called steric hindrance. This occurs when group block the reaction site. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ग्रुप्स ने क्या किया है, ये हमारी रिएक्टिव साइड थी, तो एटम्स ने क्या कर दिया है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसकी वजह से जो अटैकिंग साइट है उसको क्या कवर किया गया है, और लिहाजा जो है वहां पर अटैक नहीं होगा। तो इसे क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। इट इज स्टेरिक हिंड्रेंस दैट causes alkyl halides to have the following relative reactivities in SN2 reaction, because primary alkyl halides are usually less sterically hindered than the secondary alkyl halides, and secondary alkyl halides are less sterically hindered than the tertiary alkyl halide। ठीक है, तो फिर सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसका होगा, मिथाइल हैलाइड का, क्योंकि ये जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसी तरह अल्काइल हैलाइड जो है अगर हम देखें जनरली वो कह रहा है कि अगर मिथाइल इथाइल हो, ठीक है, या प्रोपाइल हो, तो इस तरह प्राइमरी अल्काइल भी ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक कार्बन से ज्यादा जितने भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होंगे तो इसका रिएक्शन रेट वो ज्यादा होता है किससे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है किससे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से। यानी कि जिसके साथ 3 कार्बन एटम, वो कार्बन जिस पे अटैक होना है, या वो कार्बन जो हैलोजन के साथ अटैच है, ये देखें वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो, अगर फर्दर वो एक कार्बन के साथ अटैच है तो उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है उसके साथ 2 कार्बन अटैच हैं तो इसे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। और वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, अगर उसके साथ फर्दर 3 कार्बन अटैच हैं तो उसे क्या कहते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये देखिए ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो उस कार्बन पे जिस पे अटैक होना है, या वो जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है वो फर्दर 1 कार्बन से अटैच है, यहाँ पर 2 कार्बन के साथ अटैच है, और यहाँ पर जो है वो क्या है, 3 कार्बन के साथ क्या है, अटैच है। तो मिथाइल हैलाइड जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही कार्बन है और वो कार्बन वही है जिसपे क्या होना है, अटैक होना है। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो है वो वही रिएक्टिव है। उसके बाद जो है वो क्या है कि अल्काइल हैलाइड है, यानी उसके साथ वो कार्बन जिस पे अटैक होना है, जब वो या जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है उसके साथ फर्दर जो है वो सिर्फ एक कार्बन अटैच है,
इसी वजह से उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ये ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है उसके साथ फर्दर 2 कार्बन अटैच हैं। इसी तरह से ये ज्यादा हाईली रिएक्टिव है देन टर्शरी अल्काइल हैलाइड, यानी वो अल्काइल हैलाइड जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, अगर वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच होती है तो वो क्या होती है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड होती है। तो ये सबसे रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव है इसका मतलब ये है कि उस कार्बन पे या उस कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है या जिसके ऊपर अटैक होना होता है, ठीक है, जितनी ज्यादा कार्बन उसके साथ अटैच होती जाएंगी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस के बढ़ने से रिएक्टिविटी भी जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। Steric hindrance decreases the rate of reaction. The rate of an SN2 reaction depends not only on the number of alkyl group. ये अल्काइल ग्रुप के ऊपर जो है ना सिर्फ अल्काइल ग्रुप के ऊपर क्या करता है बल्कि अटैच टू द कार्बन दैट इज अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक अटैक बट आल्सो ऑन देयर साइज। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्काइल हैलाइड यानी कि नंबर ऑफ कार्बन के साथ जो है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता बल्कि उनके साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। मसलन एक ऐसा ग्रुप अटैच है जिसके साथ सिर्फ मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप है जिसके साथ जो है फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो दोनों जो है या टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है, तो दोनों जो है वो अल्काइल ग्रुप ही हैं। कार्बन भी बड़े हैं लेकिन साथ उसके साथ क्या हुआ है कि बल्कीनेस भी बड़ी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्रोमो इथेन एंड 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये देखिए ये है ब्रोमो इथेन और ये है ब्रोमो प्रोपेन। अब इसमें जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो तो बढ़ रहे हैं लेकिन साथ साथ क्या होता जा रहा है, ये देखिए इसके साथ 2 कार्बन अटैच हैं, ठीक है, और बल्कीनेस भी बढ़ रही है। यहाँ पर भी जो है वो क्या है, बल्कीनेस बढ़ रही है। मिथाइल जो है वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इथाइल जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 और ये 7 एटम्स हैं, तो 7 एटम्स जो होते हैं वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज कम्पेयर टू द 4 1, ठीक है। तो इसमें जो है पहली बात ये है कि इसमें कार्बन एटम्स कम है और दूसरा ये है कि इसमें जो है वो बल्कीनेस यानी कि ग्रुप जो है वो ज्यादा क्राउडेड जो है इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ 4 एटम्स हैं। जितने ज्यादा एटम्स बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा क्राउडेडनेस बढ़ेगी और बल्कीनेस बढ़ेगी। जितनी ज्यादा बल्कीनेस बढ़ेगी उतनी ही रिएक्टिव जो है वो क्या होती जा रही, कम होती है। इसका मतलब ये है कि स्टायरिक हिंड्रेंस जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है टू द रिएक्टिविटी ऑफ NH2 रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें क्राउडेडनेस कम है तो ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, क्राउडेडनेस ज्यादा है, तो ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। Steric hindrance decreases the rate of the reaction by increasing the energy of the transition state. Yes, देखो बेटा हमने कैटालिसिस में मोस्टली यही पढ़ा है कि जब हम कैटालिसिस रिएक्शन में ऐड करते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है किस तरह से, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम करने से या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम करने से, ठीक है। तो अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ जाएगी या ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वो रिएक्शन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। उसका रेट जो है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। अगर एक्टिवेशन बैरियर जो है वो कम हो जाए या ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो है वो कम हो जाए तो रिएक्शन रेट जो होता है वो क्या होता है, बूस्ट अप हो जाता है, यानी कि उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि ये देखें ये हमारे पास है जी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या ट्रांजिशन स्टेट जो एनर्जी है वो देखें इतनी है स्मॉल अमाउंट में, लेकिन जब हम बात करते हैं एक क्राउडेड मॉलिक्यूल की, ठीक है, क्राउडेड मॉलिक्यूल टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के, क्यों? क्योंकि ये देखें इसमें जो है वो एक ही कार्बन अटैच है, ठीक है, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। इसमें जो है वो कितनी कार्बन, एक कार्बन, ये अल्काइल ग्रुप है तो ये भी कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी अल्काइल ग्रुप है तो ये भी कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो है वो ये देखिए आप, एनर्जी बैरियर जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
तो रिएक्टेंट्स जो हैं उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए इस एनर्जी बैरियर को क्या करना पड़ता है, क्रॉस। जितना एनर्जी बैरियर जो है वो कम होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ये एक्टिवेशन बैरियर एनर्जी एक्टिवेशन बैरियर जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, उतने ही चांसेस कोलिजन के कम होते हैं, ठीक है, और उनमें एनर्जी कम होती है कि ये इस एनर्जी एक्टिवेशन बैरियर को क्या कर सकें, क्रॉस कर सकें। तो जब क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा है कि स्टेरिक हिंड्रेंस से जो है वो SN2 रिएक्शंस की जो एक्टिविटी है, रिएक्टिविटी है, वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस कार्बन पे जिस पे अटैक होना होता है उस पे जब नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते हैं तो क्राउडेडनेस बढ़ती है, क्राउडेडनेस बढ़ती है तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि बल्कीनेस बढ़ती है। जब बल्कीनेस बढ़ती है तो स्पेस में जगह ज्यादा ऑक्यूपाई होती है तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो उसके ऊपर वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। तो जब अटैक नहीं कर पाता तो उसकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी बात, हम अगर एक्टिवेशन के लिहाज से करें, एनर्जी एक्टिवेशन या ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी के बारे में, तो यहाँ पर देखें कि ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी बैरियर कम है तो जल्दी जल्दी से मॉलिक्यूल को थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है कि इस एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करें और प्रोडक्ट्स में चले जाएं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी बैरियर जो है वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से मॉलिक्यूल्स को जो है वो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी कि वो प्रोडक्ट्स में क्या कर इस बैरियर को क्रॉस करें और किस में कन्वर्ट हो सके, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सके। इसी वजह से फिर जो है वो स्मॉल अमाउंट जो है वो क्या होती है, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती है। तो हम कहते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस के बढ़ने से एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी जो है बैरियर वो बढ़ जाता है। ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी बैरियर के बढ़ने से जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम किसी दूसरे फैक्टर्स के साथ जो है जो अफेक्ट कर रहा है SN2 रिएक्शन को, ठीक है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।